हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसमें हम 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। पहला अगर देखें, फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस एट ऑल इनसाइड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकेंड देखें, द बॉटम मोस्ट लेयर इन एन एक्वेटिक सिस्टम इज रिच इन ऑक्सीजन। थर्ड इज दैट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ इकोसिस्टम इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे बोल रहा है फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस एट ऑल इनसाइड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। बिल्कुल गलत बात है। फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर होता है इनसाइड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी आपको देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर सिस्टम में भी देखना, टेरेस्ट्रियल पे तो आपको देखने को मिलेगा ही। प्लांट्स का ट्रीज ये सब जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अलगी आपने सुना होगा, कोरल रीफ के बारे में, ठीक है। कोरल रीफ में एल्गे जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो, वैसा रिलेशनशिप जिसमें जो दो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कोरल रीफ का, तो इसमें कोरल रीफ जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, अलगी के साथ। अलगी क्या करते हैं, अलगी जो है ये फूड बनाते हो विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड द कोरल रीफ क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है प्लेसेस रहने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता है। और इसी की वजह, अलगी की वजह से ही कोरल का जो कलर होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ, अगर जैसे ही कोरल ब्लीचिंग होने लगती है तो वहाँ पे आपको जो अलगे जो हो जाते हैं वो हट जाते हैं, और उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग में आपको वाइटनिंग ऑफ द कोरल रीफ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है वो अकर होता है एक्वेटिक सिस्टम में। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाता है हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, द बॉटम मोस्ट लेयर इन एन एक्वेटिक सिस्टम इज रिच इन ऑक्सीजन। नहीं, बॉटम मोस्ट जो लेयर होता है वो रिच इन ऑक्सीजन नहीं होता है। टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वो रिच इन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो रिच इन ऑक्सीजन होता है। और टॉप मोस्ट लेयर क्यों होता है रिच में, एक तो आपको वहाँ पे सनलाइट देखने को मिला, सनलाइट प्रॉपर वहाँ पर लाइटिंग सिस्टम प्रॉपर मिलता है, और लाइट मिलने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर लाइटिंग होता है वहाँ पे क्या आकर होता है, वहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर रिलीज होगा आपको ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, थर्ड स्टेटमेंट है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ इकोसिस्टम इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो टॉप मोस्ट लेयर होता है एक्वेटिक सिस्टम का वो रिच होता है आपका किस में, न्यूट्रिएंट्स में। नहीं, टॉप मोस्ट लेयर जो नहीं है ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका मान लीजिए एक्वेटिक सिस्टम है, ये आपका टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, ये आपका कोस्टल रीजन है, ये वाला आपका कोस्टल रीजन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ये आपका टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, ये एक्वेटिक सिस्टम है, ये आपका कोस्टल रीजन है, ठीक है। और ये है आपका टॉप मोस्ट लेयर। तो कोस्टल रीजन में अगर हम देखें, टॉप मोस्ट जो लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपको कहाँ पे देखने लगेगा, कोस्ट लाइन पे। कोस्ट लाइन पे आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इस कोस्ट लाइन से क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं, बहुत सारे रिवर्स जो होती हैं वो फ्लो करती हैं कहाँ से, टेरेस्ट्रियल टू एक्वेटिक सिस्टम, और वो कैरी करती हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ में। और इसलिए जो कोस्टल रीजन जो होता है, मेनली जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जोन होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट्स का वो पार्ट जो कहाँ होता है, जो वाटर से कवर होता है, ठीक है। ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जोन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखें। Photosynthesis, synthetic algae known as phytoplankton are found in both aquatic and freshwater environment. Oxygen content जो होता है वो highest होता है surface पे, not at the bottom layer. This is where oxygen dissolve into the ocean from the atmosphere. And the surface water is where oxygen is produced by phytoplankton through photosynthesis.
Topmost layer of aquatic ecosystem is not rich in nutrients. Nutrients are found along the coastline where the nutrients from the land are fed in the rivers. The other locations where nutrients levels are high as upwelling zone where nutrients are brought to the surface ocean from the depth by the upwelling. जैसे अपवेलिंग होता है आपको पता होना चाहिए, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का अगर कंसेप्ट मैं समझाऊँ तो आपको ये होना चाहिए, ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है और इक्वेटर से ट्रेड विंड की हेल्प से जो एयर वाटर होता है वो मूव करते हैं, ट्रेड विंड कैरी करती है वाटर को नॉर्थ से, तो वाटर जो होता है वाटर का भी मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। जैसे इधर से वाटर का मूवमेंट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है अपवेलिंग होता है, यहाँ पे नीचे से वाटर जो होता है इस लेवलिंग को, ये जो यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा वाटर मूव किया इधर, तो यहाँ पे नीचे हो जाता है, मतलब इस लेवल को पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए वाटर जो है नीचे से ऊपर आती है, तो यहाँ पे होता है अपवेलिंग और अपवेलिंग की वजह से यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट रिच जोन देखने को मिलेगा। और ये मिलनी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, पेरू वाला जो रीजन है, पेरू कोस्टल रीजन है साउथ अमेरिका का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पर बहुत सारे जो मतलब एक टाइप का ये काफ़ी न्यूट्रिएंट जोन देखने को, काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पे देखने को, जो अच्छा होता है किसके लिए, फिशिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9th नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct code. Estuaries are characterized by low salinity and the second is estuaries are carried by mixing salt and fresh water. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर देखिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एस्टुरीज जो होता है वो क्या होता है, लो सैलिनिटी होता है। एस्टुरीज में आपको लो सैलिनिटी देखने को मिलता है और एस्टुरीज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, मतलब जो ओशनिक वाटर होते हैं, जो सॉल्टी वाटर रहते हैं और जो रिवर के द्वारा जो कैरिड वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर, उनके मिक्सचर से फॉर्मेशन होता है किसका, एस्टुरीज का। और इंडिया में एस्टुरी का फॉर्मेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ए, क्योंकि एस्टुरीज का फॉर्मेशन जो होता है वो मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर होता है और दैट इज वाई इसका जो सैलिनिटी होता है वो लो होता है। द सैलिनिटी इन एस्टुरीज वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन इन द एस्टुरीज, और इसका जो सैलिनिटी होता है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द estuary. An estuary is a partially enclosed coastal water bodies where fresh water from river and stream mixes with salt water from the ocean. The mixture of seawater and fresh water in estuaries is called brackish water and its salinity can range from 0.5 to 35 precipitation. 10th number question देखते हैं and the question is the richest fishing ground of the world are located in which of the following region in aquatic ecosystem. तो richest fishing ground आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, aquatic system में, तो ओशनिक जोन, एस्टुरीज, इंटरटाइडल जोन और नेरिटिक जोन। तो रिचेस्ट जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, नेरिटिक जोन में। और नेरिटिक जोन क्या होता है ये हमें पता करना है। तो नेरिटिक जोन की अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैंने बस बताया कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जोन का ये जो पार्ट होता है यही होता है नेरिटिक जोन, और रिच होता है ये किस में, रिच होता है ये न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो इस जोन को हम नेरिटिक जोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन नेरिटिक जोन ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। दिस जोन इज मोस्ट प्रोडक्टिव ओशन रीजन, और ये जो जोन होता है मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन होता है एज इट सपोर्ट्स एन एबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सपोर्ट करता है एबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। The reason for abundance of fishing in this region is the penetration of varying amount of sunlight which permit photosynthesis by both planktonic and bottom dwelling organisms. Next question अगर देखिए तो next question है 11th number, which of the following factor is responsible for efficient growth of terrestrial ecosystem. तो इनमें से कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के इफिशिएंट ग्रोथ के लिए, ये हमें बताना है। तो पहला है रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड सोइल। तो इनमें से हो जाएगा आपका आंसर
रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट और सॉइल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये चारों ही रिस्पॉन्सिबल है एफिशिएंट ग्रोथ के लिए। एफिशिएंट ग्रोथ के लिए ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसेंशियल है। तो रेनफॉल हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा एंड सॉइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड सॉइल आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem dependent on the temperature range, the average amount of precipitation received, the soil type and the amount of light received by it. Next question देखते हैं, and the question is 12th number, which of the following is our decomposer in an ecosystem. इनमें से कौन सा जो है वो decomposer का रोल प्ले करता है इकोसिस्टम्स में, ये हमें बताना है। पहला है जूप्लैंक्टन, सेकेंड इज बैक्टीरिया एंड द थर्ड इज फ्लैजिला। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो डिकम्पोजर का काम करता है। तो डिकम्पोजर का मेनली काम क्या होता है, वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को इन ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला अगर स्टेटमेंट देखिए, पहला बोल रहा है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है किसका, ओशंस का, और वाटर बॉडीज का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है क्या, जूप्लैंक्टन। तो ये रोल प्ले नहीं करता है डिकम्पोजर में, ये डिकम्पोजर नहीं करता है। सेकेंड अगर दिखे बैक्टीरिया, थर्ड है फ्लैजिला। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बैक्टीरिया और फ्लैजिला का बिल्कुल रोल होता है डिकम्पोजिशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डिकम्पोजर आर ऑर्गेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट मैटर। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनका रोल होता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में डेड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही डिकम्पोजिशन में इनका रोल प्ले होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन है। 13th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को कौन सा जो है वो करेक्टली डिफाइन करता है, कौन सा स्टेटमेंट जो है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, द रेस्पिरेशन लॉसेस which occur during the production of biomass, the rate of production of biomass of an autotroph। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कंज्यूमर्स, नहीं कंज्यूमर्स के थ्रू नहीं। कंज्यूमर्स हमारा कहाँ से स्टार्ट है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ये क्या होते हैं, ये अपना जो फूड है वो खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड से स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ का चेन यहाँ से स्टार्ट होता है। और हेटेरोट्रॉफ कौन, हार्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो हार्बीवोर्स से हमारे स्टार्ट होता है कंज्यूमर का कंसेप्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का रोल प्ले नहीं होगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर यानी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। द रेस्पिरेशन लॉसेस विच हैव अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ये भी नहीं होगा। एंड द थर्ड इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑफ एन ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायोमास का रेट ऑफ जो प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इन इकोलॉजी प्रोडक्टिविटी इज अ रेट एट विच एनर्जी इज एडेड टू द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मास पर वॉल्यूम। तो इसको एक्सप्रेस कहते हैं यूनिट मास पर वॉल्यूम, पर यूनिट ऑफ टाइम सच एज ग्राम पर स्क्वायर मीटर्स पर डे, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन ओशन। तो ओशन में लो प्रोडक्टिविटी का मेन फैक्टर क्या है, ये हमें बताना है। फर्स्ट अगर देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट सनलाइट ऑन द टॉप ऑफ ओशनिक सरफेस। सेकेंड इज lesser nutrients availability on the top of oceanic surface. Third is presence of phytoplanktons on the surface of ocean, and the D is all of the above. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ abundant sunlight on the top of oceanic surface। अगर abundant sunlight है तो ऑब्वियसली ये रीज़न तो नहीं होता, क्योंकि सनलाइट तो प्रमोट करता है ना
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, तो ये तो नहीं होगा, ये लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न तो नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट है लेसर न्यूट्रिएंट्स अवेबिलिटी ऑन द टॉप ऑफ ओशनिक सरफेस। बिल्कुल सही बात है कि लेसर न्यूट्रिएंट्स अवेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स की जो अवेबिलिटी हो वो लोड हो टॉप ऑफ द ओशनिक सरफेस पे। तो ओशनिक सरफेस के टॉप पर आपको लेसर न्यूट्रिएंट्स अवेबिलिटी देखने को मिलती है, और यही रीज़न है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होता है ओशंस का। तो ऑप्शन हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड भी देख ले, प्रेजेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। प्रेजेंस ऑफ अगर फाइटोप्लैंक्टन्स रहेगा तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लेसर न्यूट्रिएंट्स अवेबिलिटी ऑन द टॉप ऑफ ओशनिक सरफेस, द मेन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी का, बिकॉज मेन प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल फ्लोटिंग ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो लेस वर्स्कुलर होते हैं देन टेरेस्ट्रियल काउंटरपार्ट्स, और इसी की वजह से उनकी जो दिस रिजल्ट इन लेसर न्यूट्रिएंट्स अवेबिलिटी टॉप ऑफ द ओशन सरफेस और ओपन एनी डेड मटेरियल सिंक्स टू द ओशन डेप्थ। और ओपन ओशन में हमें क्या देखने को मिलता है, ओपन ओशन में हमें देखने को मिलता है कि डेड मटेरियल्स जो होते हैं, डेड मटेरियल्स वो सिंक कर जाते हैं ओशनिक डेप्थ में। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। जेरोफेटिक प्लांट्स दैट सर्वाइव इन ड्राई रीजन, हाइड्रोफेटिक प्लांट्स सर्वाइव्स इन एक्सेसिव वाटर, ट्रोपोफाइट्स प्लांट्स adopting the seasonal variation, and the option number D is all of the above। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ज़ेरोफाइट, ज़ेरो वर्ड आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं ड्राई रीजन की बात कर रहा है। ड्राई रीजन क्या होता है, जहाँ पे रेनफॉल जो होता है लेस देन 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मेनली एरिड और सेमी एरिड रीजन में आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो आपको कहीं पे भी मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट सर्वाइविंग इन एक्सेसिव वाटर। ठीक है, एंड द थर्ड इज ट्रोपोफाइट्स, ट्रोपोफाइट्स प्लांट्स अडेप्टिंग टू सीजनल वेरिएशन। तो ट्रोपो मीन्स आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं सीजनल वेरिएशन की बात कर रहे हैं, विच पीरियड्स ऑफ हैवी रेनफॉल alternate with the periods of drought। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। A xerophyte is a plant which is able to survive in an environment with low availability of water or moisture such as desert zone। ठीक है, हाइड्रोफाइट जो होता है जहाँ पे वाटर अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपको वाटर लिलीज और लोटस जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ये वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं। एंड द थर्ड इज ट्रोपोफाइट्स, ट्रोपोफाइट्स जो होते हैं वो एडेप्टेड होते हैं सीजनल वेरिएशंस के, विच पीरियड्स ऑफ हैवी रेनफॉल अल्टरनेट विद द पीरियड्स ऑफ ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है द डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नोन एज कैटाबोलिज्म। द ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लीड्स टू मिनरलाइजेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर देखिए तो हमें पता है डेट्रिटल फूड चेन के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। जो फूड चेन जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, डेट्रिटस, जो कि डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स पे, डेड ऑर्गेनिज्म। और डेड ऑर्गेनिजम्स का वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए वो कैटाबोलिक सिस्टम करते हैं, कैटाबोलिज्म करते हैं। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि break down complex molecules into simpler molecules। तो breakdown of complex molecules into the simpler molecules को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म processes। The breakdown of humans into inorganic substance leads to mineralization। तो breakdown of humans जो होता है inorganic substance में उसको हम mineralization बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। mineralization का प्रोसेस क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है ह्यूमस का। ठीक है, जिससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोनों ही हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर। तो डिकम्पोजिशन कैसा प्रोसेस होता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर में।
और 5 स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का होता है मतलब होता है पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। फिर होता है लीचिंग का प्रोसेस। उसके बाद होता है कैटाबोलिज्म, देन ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। तो कैटाबोलिज्म कौन सा प्रोसेस, देखो फ्रेगमेंटेशन और कैटाबोलिज्म आपको देना। फ्रेगमेंटेशन एज इट इज़, जैसे कि ये बड़ा मॉलिक्यूल्स है तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ठीक है। कैटाबोलिज्म आपको पता होना चाहिए। कैटाबोलिज्म क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसको सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट करना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो दोनों में आपको डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमस टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम 17th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच।